हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद सोशल साइंस में भूगोल का एक टॉपिक लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जलमंडल और जलमंडल का यह दूसरा पार्ट है, यानी कि भाग 2 है। इसके पिछले वीडियो में हमने जलमंडल का भाग 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। महासागरों से लाभ। पिछले वीडियो में हमने महासागरों के बारे में पढ़ा था। आज हम महासागरों से लाभ क्या होते हैं ये जानते हैं। महासागरों से निम्नलिखित लाभ हैं, यानी पृथ्वी पर ये जो महासागर हैं और जो पृथ्वी के 71% भाग को घिरे हुए हैं, उनसे क्या फायदे हैं, क्या उनसे लाभ होता है। तो जो पहला लाभ है वह है भूमि पर वर्षा। क्या होता है? महासागरों से पृथ्वी पर वर्षा होती है। तो धरातल पर होने वाली समस्त वर्षा समुद्र से उठी भाप से होती है और जो वनस्पति, जीव जंतु एवं मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। यानी धरती पर होने वाली जो वर्षा है, समस्त प्रकार की वर्षा महासागरों के कारण ही होती है। अगर महासागर नहीं होंगे तो धरती पर वर्षा भी नहीं होगी। महासागरों से जो पानी सूर्य की गर्मी के कारण भाप बनकर उड़ जाता है। तो सूर्य की गर्मी से जो समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, उसी के कारण धरती पर बारिश होती है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पहला लाभ है और वो सबसे बड़ा लाभ क्या है कि धरती पर ये महासागर वर्षा करवाते हैं। तो महासागरों के कारण ही धरती पर वर्षा होती है। और कैसे होती है कि सूर्य की गर्मी के कारण, सूर्य के तापमान के कारण महासागरों का पानी जो भाप बनकर ऊपर उठता है, उससे वर्षा होती है। अब जो दूसरा लाभ है वह है तापमान का संतुलन। यानी धरती पर जो गर्मी है उसको बैलेंस करते हैं महासागर। क्या करते हैं? तापमान का संतुलन बनाए रखते हैं, यानी कि तापमान को बैलेंस करके रखते हैं महासागर या सागर। तो धरातल पर तापमान का संतुलन बनाए रखने में महासागर बहुत उपयोगी होते हैं। क्या होता है, कई बार गर्मी ज़्यादा पड़ती है किसी जगह पर, कहीं पर कम पड़ती है। तो जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस गर्मी को बैलेंस बना के रखने का जो काम है वो महासागरों का है, यानी कि सागरों का है। महासागर और सागर ही इसको बैलेंस करके रखते हैं ताकि इंसान इसमें अपने आप को ठीक से एडजस्ट कर सके। तो पृथ्वी पर तापमान को बैलेंस करने का काम महासागरों का है। इसका जो तीसरा लाभ है वो है आवागमन के साधन। आवागमन मीन्स होता है आना जाना। क्या होता है? आना जाना। तो आवागमन के साधन है महासागर। संसार के विभिन्न महाद्वीपों को जोड़ने वाले महासागरों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हुआ है। यानी कि पूरी दुनिया के लोग आपस में जो व्यापार के लिए जुड़े हैं वो महासागरों के वजह से ही जुड़े हैं। पहले, आज वर्तमान समय में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन पहले जब हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग एक दूसरे के साथ जो बड़े बड़े देशों के साथ व्यापार करते थे वो समुद्रों से ही करते थे। यानी समुद्रों से ही माल एक देश से दूसरे देश में जाता था और दूसरे देश से मतलब कि वहाँ पर पहुँचता था। तो इस तरह व्यापार महासागरों के माध्यम से ही संभव हो पाता था। तो संसार के विभिन्न महाद्वीपों को जोड़ने का जो काम है वो महासागरों के वजह से ही संभव हुआ है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इन्होंने काफ़ी आसान बनाया है महासागरों ने। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि महासागर जो है वो आवागमन के साधन भी हैं। उपरोक्त के अलावा, यानी जो हमने 3 लाभ पढ़े हैं महासागरों के, इनके अलावा महासागर खनिजों के भंडार होते हैं। क्या होते हैं? यानी जो 3 हमने लाभ पढ़े कि भूमि पर वर्षा, तापमान का संतुलन, आवागमन के साधन, इनके अलावा भी महासागरों से कई लाभ होते हैं। जैसे कि महासागर खनिजों के भंडार होते हैं, सुरक्षा के उत्तम साधन होते हैं, मछलियों के भंडार होते हैं एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि महासागर जो होते हैं वह खनिजों के भंडार होते हैं। यानी महासागरों के अंदर तली में और फिर उसके और नीचे गहराई में
कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं जो कि मशीनों के माध्यम से निकाले जाते हैं, जिनका बहुत महत्व है। इनके अलावा एक देश से दूसरे देश में जो बॉर्डर का काम करते हैं, यानी सुरक्षा का साधन भी महासागर होते हैं, क्योंकि अगर एक देश के बाद सागर लग जाता है, महासागर लग जाता है, या सागर या महासागर, तो फिर लोग आसानी से उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो सागर होते हैं ये सुरक्षा के भी उत्तम साधन होते हैं। इसके अलावा समुद्र के अंदर मछलियों के भंडार होते हैं जो कि लोगों के लिए रोजगार का साधन उपलब्ध करवाते हैं, लोगों के लिए एक खाद्यान्न की पूर्ति करते हैं। तो इस तरह, और इसके अलावा भी ये प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो सागर होते हैं, पृथ्वी पर जो सागर हैं, सागर और महासागर, ये कई इनसे लाभ होते हैं। ये तो हमने यहाँ पर सिर्फ इनके 3 लाभ जाने हैं, इसके अलावा भी इनसे कई लाभ होते हैं। धरती पर ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को बनाने का काम महासागरों का है। अगर धरती पर सागर नहीं होंगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगी। अब हम बात करेंगे जल चक्र एवं इसका जीवन में महत्व। हम चूंकि जलमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो जलमंडल है वो किस तरह मतलब बैलेंस होता है, जल किस तरह धरती पर सारा मतलब कि ये सब चलता है, इसको यहाँ पर किस तरह चक्र चलता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। चक्र मतलब घूमना। तो पृथ्वी के धरातल पर नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल, तालाब, बर्फीले क्षेत्र, सागर एवं महासागर आदि जल के स्रोत हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पृथ्वी पर सागर, महासागर, नदियाँ, तालाब, झीलें, ये सभी जल का मतलब स्रोत हैं। इन्हीं के माध्यम से पृथ्वी पर जल उपलब्ध है। तो ये बहुत, और जो पीने के लिए जल है वो नदियाँ, झीलें और भूमिगत जल के माध्यम से ही प्राप्त होता है। लेकिन ये जो सागर, महासागर हैं, ये सब उसके जल के मतलब कि महत्वपूर्ण साधन है। इन जल स्रोतों से गर्मी में वाष्पीकरण होता है, यानी जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं कि तालाब, नदियाँ, झीलें, महासागर, इन सभी जल स्रोतों से गर्मी में वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण मतलब पानी का भाप बनकर उड़ना। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि ये जो पानी भाप बनकर उड़ता है गर्मी के मौसम में, सूर्य की गर्मी के कारण पानी का जो भाप बनकर उड़ता है, उसी से बारिश होती है। तो गर्मी में जो वाष्पीकरण होता है, और ये वाष्पीकरण गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है, यानी वाष्पीकरण मीन्स पानी का भाप बनकर उड़ना। ज़्यादा गर्मी के कारण पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जब सूर्य की तेज रोशनी पानी पर पड़ती है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जो कि किसी को दिखाई नहीं देता है। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में नदियों का पानी कम हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? वो इसीलिए हो जाता है कि गर्मी के मौसम में पानी भाप बनकर उड़ता है, इसलिए नदियाँ गर्मियों के मौसम में सूख जाती हैं, या फिर किसी नदियों में पानी कम हो जाता है। जल वाष्प ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है, जिससे बादल बनते हैं। यानी गर्मी के मौसम में जब जो वाष्पीकरण होता है और जल वाष्प ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है, जिससे बादल बनते हैं। यानी जो पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और ऊपर पहुंचकर वह ठंडा हो जाता है, वो ठंडा जो हो जाता है वही पानी नीचे बूंदों के रूप में बरसता है, उससे बारिश होती है, और इससे वो पानी ऊपर जाकर बादल बन जाता है, और बादल में जाकर वो बूंदों का रूप धारण करता है, और फिर नीचे बारिश के रूप में वह बरसता है। तो इन बादलों से जल बूंदों के रूप में वर्षा होती है। वर्षा जल का कुछ भाग भूमि में समा जाता है तथा शेष नदी नालों द्वारा महासागरों में पहुंच जाता है। यानी क्या होता है, बारिश जो होती है, बारिश में पानी आपने देखा होगा काफ़ी गिरता है, नदी नाले सभी भर जाते हैं। लेकिन ये जो पानी है बारिश का, जब बारिश होती है धरती पर, तो धरती पर जो बारिश होती है वह बारिश का कुछ भाग धरती के अंदर समा जाता है, कुछ नदी नालों में पहुंच जाता है। तो जो नदी नालों में जो पानी पहुंच जाता है वह घूमकर आखिर में महासागरों में ही पहुंच जाता है। तो इस प्रकार तीनों मंडलों में ये इस तरह ये चक्र चलता रहता है कि बारिश में पानी का गिरना, और उसका फिर नदी नालों में पहुंचना, और नदी नालों में पहुंचने के बाद आखिरकार उसमें समुद्र में ही पहुंच जाना। तो मंडलों में अर्थात जलमंडल से वायुमंडल, वायुमंडल से थलमंडल, और थलमंडल से जलमंडल में लगातार यह पानी आता जाता रहता है। यानी क्या होता है
कि ये जो मैंने आपको बताया कि बारिश होती है, बारिश का पानी नदी नालों में पहुंचता है, नदी नालों के बाद वह आखिरकार महासागरों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार तीनों मंडलों में अर्थात जलमंडल से वायुमंडल, वायुमंडल से थलमंडल और थलमंडल से जलमंडल में ये लगातार आता जाता रहता है। यानी जो पानी है इसका क्रम बराबर चलता रहता है, एक मंडल से दूसरे मंडल में, दूसरे मंडल से तीसरे मंडल में ये आता जाता रहता है। इनका ये जो क्रम चालू रहता है, तो इस तरह पृथ्वी के तीनों मंडलों में जल के आवागमन को ही हम जल चक्र कहते हैं। यानी कि एक दूसरे में लगातार ये पहुंचना, तो इनकी जो आने जाने की क्रिया है, इस पूरे आने जाने के क्रिया को या इस जल के आवागमन को ही हम जल चक्र कहते हैं। तो इस तरह पानी अपना ये चक्र मतलब इसका चलता रहता है पानी का पूरे साल कि पानी समुद्र से भाप बनकर उड़ना, भाप से फिर वो ऊपर बादल बनना, बादल बन के बारिश होना, बारिश होने के बाद उसका धरती में कुछ भाग समा जाना, कुछ पानी बह जाना, उसके बाद बहकर नदी नालों में पहुंच जाना, नदी नालों से पहुंचकर वो पानी फिर समुद्र में ही पहुंच जाता है। तो इस तरह ये लगातार पानी का क्रम बरस भर चलता रहता है। इस पूरे जो क्रम है, इस पूरे क्रम को हम जल चक्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे जल का दैनिक जीवन में महत्व, यानी हम बात कर रहे हैं जलमंडल की, तो जल का दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। आदिकाल से जल का महत्व सभी जानते हैं, यानी कि आदिकाल के समय से सभी लोग जल का महत्व समझते हैं कि जल का महत्व क्या है। बिना जल के तो कोई जीवित रह ही नहीं सकता है। एक विषय अगर किसी व्यक्ति को पानी ना मिले तो वह जिंदा रह सकता है, एक विषय अगर किसी व्यक्ति को खाना ना मिले तो वो जिंदा रह सकता है, लेकिन यदि उसको पानी ना मिले तो वह जिंदा नहीं रह सकता। तो मानव एवं जीवधारियों को पीने, नहाने धोने में इसका उपयोग अधिक है। यानी कि क्या है, पानी का उपयोग जीवधारियों को पीने के लिए, नहाने के लिए और धोने के लिए इसका अधिक उपयोग है। इसके अलावा जल से जल विद्युत तैयार की जाती है, खेती में सिंचाई के लिए तथा कल कारखानों को चलाने के लिए जल का उपयोग होता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ना तो इंसान का जीवन, ना पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारी। और ये जो इतनी तरक्की की है हमने कारखानों की वजह से, फैक्ट्रियों जो इनका विकास हुआ है, खेती जो होती है जिससे सभी के लिए खाद्यान्न उपलब्ध होता है, सब कुछ चीज़ें पानी के ऊपर डिपेंड करती हैं। पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, चाहे इंसान हो, चाहे फैक्ट्रियाँ हो, चाहे लाइट हो, चाहे खेतों की सिंचाई हो, सब कुछ पानी के कारण होती है और बिना पानी के कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आज के इस वीडियो में हमने महासागरों के लाभ क्या है ये जानने की कोशिश की, और जल चक्र क्या होता है, किस तरह जल का पूरी साल भर चक्र चलता रहता है, इसे समझने की कोशिश की, और हमारे दैनिक जीवन में जल का महत्व क्या है, ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।